हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्न संग्रह 1.3 के लिए उपयोगी जो भी परिभाषाएं हैं वो पढ़ेंगे। इससे पहले हम सशर्त कथन, विलोम, उसका, फिर दत्त, साध्य कैसे बनाते हैं वो हम पढ़ चुके हैं परिभाषा के रूप में। अब आओ जाने का दूसरा भाग देख रहे हैं जो पेज नंबर 9 पे दिया गया है किताब में, वो आप लोगों को देखना है। यहाँ भी कुछ लिख के दिए गए हैं, इसको आपको फेयर नोटबुक में लिखना है। पेज नंबर 9 पे दिया गया है कि भूमिति के जनक का श्रेय, भूमिति के जनक जो बोला गया है यह श्रेय किसे दिया गया है, किस गणितज्ञ को। तो भूमिति के जनक ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड को माना गया है। तो जब भी भूमिति का किसने बनाया, निर्मिति की, ये पूछा जाए तो कौन से गणितज्ञ है, वो ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड है। इन्हीं पर आधारित आगे जो शब्द आ रहे हैं वो बताए जा रहे हैं। अभिग्रहित या पोस्टुलेट किसे कहते हैं, ये दूसरा प्रश्न है। तो यूक्लिड के अनुसार कुछ कथन स्वयंसिद्ध तथा सर्वमान्य होते हैं। ऐसे कथनों को अभिग्रहित कहते हैं। अर्थात जैसे हम बहुत सारे कथनों, हम पहले से ही मैं बता रही हूँ कि भूमिति में जो सूत्र होते हैं वो कथनों के रूप में होते हैं, लेकिन यूक्लिड गणितज्ञ ने बताया कि कुछ कथन तो पहले से ही स्वयं सिद्ध होते हैं, उसी का उपयोग करके हम नए नए गुणधर्मों को सिद्ध कर सकते हैं। तो जो स्वयं सिद्ध होते हैं, ऐसे स्वयं सिद्ध और सर्वमान्य होते हैं, ऐसे हम गुणधर्मों को अभिग्रहित या ऐसे कथनों को हम अभिग्रहित कहते हैं। तो ये बच्चों याद रखना कि अभिग्रहित जब शब्द आए कि यह अभिग्रहित है तो ये समझ जाना है कि ये अपने से ही स्वयं सिद्ध और सर्वमान्य है, इसे सिद्ध नहीं करना है। तो सिद्ध किसे करना है, उसे क्या कहते हैं। तो तीसरे प्रश्न में है कि प्रमेय किसे कहते हैं। तो प्रमेय पर ध्यान देना। प्रमेय को अंग्रेजी में थियरम्स कहते हैं। जब किसी गुणधर्म को अभिग्रहितों की सहायता से तर्क सूत्र रचना द्वारा सिद्ध किया जाता है तो ऐसे सिद्ध किए गए गुणधर्मों को प्रमेय कहते हैं। तो अभिग्रहित को सिद्ध नहीं करते, वो स्वयं सिद्ध सर्वमान्य होता है। प्रमेय को अभिग्रहितों की सहायता से तर्क शुद्ध रचना द्वारा स्पष्टीकरण देते हुए सिद्ध किया जाता है, ऐसे गुणधर्मों को हम प्रमेय कहते हैं। अब यूक्लिड को भूमिति के जनक इसलिए माना जाता है कि वो अपनी तरफ से 10 अभिग्रहित बताए थे, जिसमें से 5 अभिग्रहित हमारे इस गणित के किताब में, भूमिति के किताब में है, जो हम आकृति द्वारा इसको स्पष्टीकरण देते हुए समझेंगे, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटे छोटे आसान से सूत्र हैं। तो यूक्लिड के 5 महत्वपूर्ण अभिग्रहित स्पष्ट करें। पहला आ रहा है, एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं जाती हैं। तो एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं जाती है, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि पेज के बीचों बीच एक बिंदु लेना है और उसे कोई भी नाम दे देना है। उसके बाद उस बिंदु से जाती हुई एक रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा, 6 रेखा, 7 रेखा, कई रेखाएं खींच सकते हैं। आप जितना चाहो उतना खींच सकते हैं। यहाँ पर हमने रेखा एल, रेखा एम, रेखा एन, रेखा ओ, रेखा पी, रेखा क्यू, रेखा आर, इस तरह से 7 बताए हैं। लेकिन हमें अभिग्रहित से ये कहना है कि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं होकर जाती हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो और इसे लिख लो। ये हमारा 1.3 में आने वाले चीज़ों के लिए, प्रश्नों के लिए उपयोगी है। अब नेक्स्ट हम अगले पेज पर चलते हैं। दूसरा अभिग्रहित। पहला अभिग्रहित हमने देखा एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं जाती हैं। अभी दूसरा अभिग्रहित है, 2 भिन्न बिंदुओं से होकर एक और केवल एक रेखा जाती है। तो यहाँ पर हमें 2 भिन्न बिंदु पेज पर ले लेना है। ये अभिग्रहित आप लोगों को लिखना है। अभिग्रहित बताया गया था ना, ये स्वयं सिद्ध सर्वमान्य होते हैं, तो इसका उपयोग किया जा रहा है। 2 भिन्न बिंदु अगर तुम्हें पेज पर दिया गया है तो इससे होकर अगर हम देखें कि इससे भी जाए और इससे भी जाए तो इससे होकर जाने वाला एक और केवल एक रेखा होता है। हम चाहें कि इससे और एक रेखा खींच लें तो नहीं हो सकता है, वो कहीं और से निकल जाएगी, लेकिन इन 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली तो एक ही रेखा होती है। तो ये हमारा अभिग्रहित यहाँ पर डायग्राम द्वारा स्पष्ट हो गया। अब
किसी भी बिंदु को तीसरा अभिग्रहित आ रहा है कि किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर दी गई त्रिज्या का वृत्त बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको केंद्र का नाम P दिया है और R 1.5 सेंटीमीटर, स्केल पर 1.5 सेंटीमीटर नाप लेना है। जैसे मैं ये नाप ली हूँ और पेज पर एक जगह निशान लगा लेना, उसे बिंदु P लिख देना है और उसके बाद वृत्त बना देना है। ये सभी लोग पहले से बनाए हैं, आसान होता है। तो ये वही अभिग्रहित है कि पेज पर विचित्र त्रिज्या लेकर कहीं भी एक बिंदु से हम वृत्त बना सकते हैं। तो ये वृत्त बनाया गया है पेंसिल से और गोला प्रकार का उपयोग करके। दूसरा और कहीं भी है तो एक और मैंने बिंदु यहाँ ले ली हूँ और त्रिज्या बदल दी हूँ, 2 सेंटीमीटर नाप लो और उसको M बिंदु पर रख कर एक और वृत्त बना दो। तो इससे ये अभिग्रहित सिद्ध हो जाता है कि किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर दी गई त्रिज्या के लिए वृत्त बनाया जा सकता है। तो ये हमारे दूसरा अभिग्रहित आकृति द्वारा स्पष्ट हुआ। पहला भी आकृति द्वारा स्पष्ट हुआ था, तीसरा भी हमने आकृति द्वारा स्पष्ट किया। इसको बना लो, फिर हम आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या देखना है। टॉपिक है अभिग्रहित है, वो है चौथा कि सभी समकोण परस्पर सर्वांगसम होते हैं। चौथा अभिग्रहित उन्होंने बताया कि जो सभी समकोण हम बनाते हैं, कोणों के प्रकार न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। तो जितने भी हम समकोण बनाते हैं ना, वो आपस में सर्वांगसम होते हैं। जैसे कोणों के प्रकार में न्यून कोण भी आता है, अधिक कोण भी आता है। तो लेकिन जब हम न्यून कोण, हम कहेंगे कि चलो 2 न्यून कोण बनाओ या 4 न्यून कोण बनाओ, तो सब न्यून कोण का माप कर देखेंगे ना, तो उसके अलग अलग माप आएंगे। और अधिक कोण बना लो, अधिक कोण बना लो, अधिक कोण बना लो, सब अपने अपने से अधिक कोण बनाए और ना चांदे से नाप कर देखो, सबका माप अलग रहेगा। लेकिन यदि सभी को कहा जाए कि समकोण बनाओ, जैसे ये 2 समकोण यहाँ बना है, समकोण बनाओ, तो कोण ABC मैंने यहाँ बना दिया, बीच में 90 अंश माप है। कोण PQR बना दिया, बीच में 90 अंश माप है। तो दोनों का आकार समान हो जाता है, दोनों एक जैसे दिखते हैं। समकोण ही ऐसा कोण है जो कितना भी बना लो, 3 बना लो, 4 बना लो, सब एक जैसे ही दिखते हैं। तो इसलिए सभी समकोण परस्पर कैसे होते हैं, सर्वांगसम। तो मैं यहाँ 2 बनाई है तो दोनों को सर्वांगसम कर दी हूँ। कोण ABC सर्वांगसम कोण PQR, कारण लिख सकते हो प्रत्येक समकोण। अब अगला अभिग्रहित पांचवा महत्वपूर्ण है, दी गई रेखा, 2 रेखा तथा उनकी तिर्यक रेखा खींचने पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोणों का योग 2 समकोण से कम हो तो वे रेखाएं उसी दिशा में आगे बढ़ाने पर परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो 2 रेखा, पहले तो पूरा मैं पढ़ ली, अब एक एक लाइन से आकृति समझा रही हूँ। 2 रेखा और उनकी तिर्यक रेखा खींचने से एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण के मापों का योग 2 समकोण से कम हो। 2 समकोण मतलब 2 गुणे समकोण का माप 90 होता है, 2 गुणे 90 करेंगे तो क्या होता है 180, यानी अंतःकोणों का योग 180 अंश से कम आए तो वे रेखाएं जो देख रहे हैं ना, ये 180 से कम आ रहा है इन दोनों का योग। तो ये रेखाएं अगर हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से इसे आगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे, तो ये यहाँ पे आके एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगा। तो यही वो कहना चाहता है कि यदि यहाँ 2 रेखाएं और तिर्यक रेखा काट रही है, XY अंतःकोण है, तो X धन Y यदि छोटा हो गया 2 समकोण मतलब 2 गुणे 90 बराबर 180, तो X धन Y छोटा 180 हो गया, तो रेखा CD और रेखा FC, जो ये CD है, और रेखा FG एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे आगे चलकर। तो इसका इस तरह से हमने यूक्लिड के 5 अभिग्रहित डायग्राम द्वारा समझ लिए। आप लोगों को अच्छे से ये बना लेना है। अब हम नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। अगले इस पे चलते हैं। आओ जाने का एक और भाग है उपपत्ति। हमने दत्त साध्य देख लिया, तो दत्त साध्य के बाद प्रमेय देखा, अभिग्रहित देखा, यूक्लिड के अभिग्रहित पढ़े, उसके बाद उपपत्ति देखते हैं। क्योंकि जो कथन, जो भी प्रमेय है, उसका दत्त साध्य लिखने के बाद अगला जो स्टेप है वो उपपत्ति है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो तर्क शुद्ध रचना द्वारा जब प्रमेय को सिद्ध किया जाता है तब इस तर्क संगत स्पष्टीकरण को उस प्रमेय का उपपत्ति कहते हैं। यानी तर्क शुद्ध रचना है, सही अभिग्रहितों का उपयोग करके से ठीक ढंग से स्पष्टीकरण देते हुए जब हम देते हैं स्पष्टीकरण तो वो प्रमेय की उपपत्ति कहलाती है। उपपत्ति दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष उपपत्ति और अप्रत्यक्ष उपपत्ति, डायरेक्ट प्रूफ, इनडायरेक्ट प्रूफ। प्रत्यक्ष उपपत्ति इस विधि में जो भी गुणधर्म किस प्रकार सिद्ध करेंगे इसकी जानकारी पेज नंबर 10 पर है। अर्थात ये यहाँ पे जो भी गुणधर्म हम सिद्ध करेंगे वो पेज नंबर 10 से लिया गया है। इसकी परिभाषा है कि इस विधि में साध्य को सही मानकर तर्कयुक्त स्पष्टीकरण द्वारा उपपत्ति लिखी जाती है। इसमें साध्य सही माना जाता है प्रत्यक्ष में। अप्रत्यक्ष उपपत्ति इस विधि का जो गुणधर्म है वो भी पेज नंबर 10 पर दिया गया है, वो हम समझेंगे। अब पहले देख लेते हैं कि अप्रत्यक्ष उपपत्ति का परिभाषा क्या है। इस पद्धति में साध्य को गलत मानकर तर्क संगत कर्मानुसार स्पष्टीकरण देते हुए जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं वह सत्य गुणधर्म या दत्त से असंगत होता है। तब माना गया गलत साध्य को गलत मानकर दिए गए साध्य को सत्य माना जाता है। प्रत्यक्ष उपपत्ति में हमने देखा कि यहाँ पर साध्य को सही मानकर हम आगे बढ़ते हैं और तर्कयुक्त तर्कसंगत स्पष्टीकरण लिखते हैं। प्रत्यक्ष उपपत्ति में साध्य को ही गलत मानकर नया साध्य तैयार करते हैं और तर्कयुक्त तर्कसंगत स्पष्टीकरण लिखते लिखते जब दो कथन असंगत हो जाते हैं तो उपपत्ति लिखना रोक देते हैं और यही निष्कर्ष निकालते हैं कि जो हमने माना था वह जो है गलत है और जो दिया गया है वह सही है। तो इसमें हम उदाहरण देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रत्यक्ष उपपत्ति का उदाहरण है। तो ये आपको पेज नंबर 10 पर लिखेगा। तो प्रत्यक्ष उपपत्ति का परिभाषा लिखने के बाद आपको ये प्रमेय लिखना है। अप्रत्यक्ष उपपत्ति का परिभाषा लिखने के बाद ये प्रमेय लिखना है। तो ये प्रमेय मैं एक बार समझा देती हूँ। प्रत्यक्ष उपपत्ति में अगर ये कथन दिया है कि परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाले दो रेखाओं द्वारा निर्मित शीर्षाभिमुख कोणों के माप समान होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। इसका उपयोग हम सवालों में अधिकतर करते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं तो निर्मित शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो इसमें दत्त में दिया है रेखा AB रेखा CD परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं। AOB और COD एक रेखीय हैं। साध्य आएगा जो विपरीत कोण बने हैं, कोण AOC सर्वांग समय कोण BOD और कोण AOD सर्वांग समय कोण BOC। इसका उपपत्ति लिखना है। तो एक ही रेखा पर बने हुए दो कोण हैं, उसी को जोड़कर पहले रेखीय युगल कोण बनाया गया। कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर है AOC प्लस BOC बराबर है 180 अंश। उसके बाद कोण BOC प्लस कोण BOD बराबर 180 अंश। कारण होगा रेखीय युगल कोण। मतलब यहाँ पर रेखीय युगल कोण बना है और इधर रेखीय युगल कोण बना है। तो दायां पक्ष समान होने के कारण बाएं पक्ष को आमने सामने ले आएंगे, जिसमें जो कोण BOC है वो कॉमन है, वो कट जाएगा और इस तरह से कोण AOC सर्वांगसम होगा कोण BOD। AOC और BOD सर्वांगसम होंगे। इसी प्रकार हम दूसरे को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो ये प्रत्यक्ष उपपत्ति था जिसमें साध्य जो दिया गया उसी को लेकर हमने तर्क संगत स्पष्टीकरण लिखे। लेकिन जब साध्य गलत माना जाता है तब कैसे करेंगे। तो अप्रत्यक्ष उपपत्ति में यहाँ कथन दिया गया है दो से बड़ी अभाज्य संख्या विषम होती है। इसका सशर्त कथन बनाया गया है कि यदि P दो से बड़ी अभाज्य संख्या है तो P यह एक विषम संख्या है। तो इसमें दत्त लिखा गया है कि P दो से बड़ी अभाज्य संख्या है। तो इसके जो विभाजक हैं वो 1 और P स्वयं संख्या, ऐसे दो ही विभाजक होंगे क्योंकि यह विषम संख्या है। अब साध्य में लिखा है कि P यह एक विषम संख्या है, लेकिन हम इसको हल करने जा रहे हैं अप्रत्यक्ष विधि से। तो अप्रत्यक्ष विधि का नाम लिखना है और उसके बाद ये लिखना है कि माना P यह विषम संख्या नहीं है, अर्थात फिर क्या होगी P एक सम संख्या है। जब P एक सम संख्या है तो उसका जरूर एक विभाजक 2 होगा।
तो पी के दो पहले से ही दो विभाजक थे, एक विभाजक और स्वयं पी विभाजक और साथ में सम संख्या हो गई है तो दो विभाजक होंगे। लेकिन हमें दत्त का ही हवाला देना है कि परंतु पी दो से बड़ी अभाज्य संख्या और पी एक और पी ऐसे दो विभाजक है। दत्त में दिया गया कि पी के सिर्फ दो ही विभाजक हैं। तो ये जो हमने कथन इस तरह से हमने दो असंगत बात कही कि पी का या दो यह विभाजक है, पी का और एक दो विभाजक है, इस तरह से ये कथन असंगत हो गया एक और दो से। और जो हमने माना था कि पी एक विषम संख्या नहीं है वो गलत हो गया। और अंत में कहेंगे कि पी या दो से बड़ी अभाज्य संख्या हो तो वह विषम संख्या होती है। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। ये प्रत्यक्ष विधि में लिखना परिभाषा लिखने के बाद, यह अप्रत्यक्ष विधि में लिखना परिभाषा लिखने के बाद। अगले वीडियो में हम 1.3 करेंगे।